Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your second lecture of chemical reactions and equations for class 12th. In last class, we were discussing about characteristics of chemical reactions. So there are 5 characteristics to be discussed, and 2 characteristics are already been discussed by us in last lecture. So in this lecture we will be starting from change in color. So how we will identify the reaction by observation of change in color. तो हम लोग देखेंगे कैसे कोई रिएक्शन इस बेसिस पे ऑब्जर्व की जाती है कि इसका चेंज इन कलर हो गया, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन हो गया है. ओके, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसका रिएक्शन होने के दौरान क्या होता है, कलर में चेंज आता है. कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है, उसको हम लोगों ने देख लिया. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसको भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है. तो इस लेक्चर में हम लोग को क्या कवर करना है, चेंज इन कलर के बेसिस पे कैसे कैरेक्टराइज करेंगे किसी केमिकल रिएक्शंस को. फॉर एग्जांपल, व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, जिसको किससे रिएक्ट कराना है, सिट्रिक एसिड से. सिट्रिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से. सिट्रिक एसिड क्या होता है, ये लेमन में पाया जाता है, नींबू में होता है. इसका फार्मूला क्या होता है, C6H8O7. C6H8O7. और पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, सो फार्मूला की अभी हमको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सिट्रिक एसिड को किससे रिएक्ट कराना है, पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से. देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन डिसअपीयर. हमने सिट्रिक एसिड लिया या कोई भी मतलब ऐसा सब्सटेंस लिया जिसमें सिट्रिक एसिड मतलब अवेलेबल हो, यानी नींबू का अगर रस हम ले लें तो उसमें सिट्रिक एसिड होगा, उसको पोटेशियम परमैंगनेट जो कि लैब में मिल जाएगा उसके सोल्यूशन में हम डाल देंगे. द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन डिसअपीयर्ड. तो पर्पल कलर का हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, मतलब गायब हो जाएगा. जैसे ही हम उसमें नींबू का रस डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में, वो पर्पल कलर उसका डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब कलरलेस बन जाएगा. सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. तो हम कैसे कहेंगे कि रिएक्शन हो गया, अगर हमने सिट्रिक एसिड डाला और पर्पल कलर किसका डिसअपीयर हो जाए, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन का अगर पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, ये चेंज इन कलर के बेसिस पे कैरेक्टराइज हो गया कि रिएक्शन हो चुकी है. ओके, वी कैन परफॉर्म द रिएक्शंस बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन एज फॉलोज. इस तरीके से हम कर सकते हैं. लेमन जूस ले लीजिए, लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है. So we will use lemon juice as a source of citric acid for carrying out this reactions. तो हम लोग इस रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, लेमन जूस को ले सकते हैं. ओके, देखिए स्टेप. टेक सम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, इट हैज़ पर्पल कलर. अब हमने टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, पहला पॉइंट देखिए, हमने डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लिया, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब में जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल. Add lemon juice to it drop wise with the help of dropper and shake the test tube. अब टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन लिया था, और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने लेमन का जूस जो है उसमें ड्रॉप करना स्टार्ट किया, मतलब डालना स्टार्ट किया उसको ड्रॉप वाइज, ठीक है, और शेक कर रहे हैं. हम किसको शेक कर रहे हैं, जो टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लिया था जिसमें हम सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं. ओके, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, The purple color of potassium permanganate solution goes on fading and ultimately it becomes colorless. तो धीरे धीरे क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब में पर्पल कलर का हमारा KMNO4 का सोल्यूशन था, जैसे जैसे हम एक एक बूंद हम क्या डाल रहे हैं, सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं और उसको सेक करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिलाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे पर्पल कलर कैसा होगा, फेड होगा, मतलब धुंधला होगा. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, गायब हो जाएगा पूरा का पूरा पर्पल कलर. ओके, let us take another example of a chemical reaction in which a color change in color takes place. एक और रिएक्शन लेते हैं जिसमें देखते हैं कि कलर चेंज होता है. when sulfur dioxide gas is passed through acidified potassium dichromate solution.
अच्छा, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो, उसको पास करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है। K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब उसमें एसिडिफाइड का मतलब क्या है कि हमने कुछ अमाउंट में उसमें एसिड मिलाया हुआ है या H+ की उसमें कंसंट्रेशन कुछ है, कुछ मात्रा में H+ है उसमें अवेलेबल, ठीक है। तो SO2 गैस को हमने किससे पास करा दिया? पोटेशियम परमैंगनेट के जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो पहले हमने क्या लिया था? पोटेशियम परमैंगनेट। इस वाले में क्या ले रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होता है फार्मूला? K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 के जो एसिडिफाइड मतलब उसमें H+ की मात्रा होनी चाहिए, उसमें हम किसको पास करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, ओके। देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। अब हम जानते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। ये चीज़ एकदम ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है, ओके। अब हमने जैसे ही इस पे SO2 गैस पास कराई, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन से जैसे ही SO2 गैस पास कराई मतलब उसमें डाला, तो उसका जो ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर जो था वो ग्रीन में बदल गया, ओके। ये ऑरेंज कलर जो था वो किस में बदल गया? ग्रीन में बदल गया। अब हम ये समझ चुके हैं कि ये रिएक्शन हो चुकी है। जैसे ही SO2 इससे पास करा रहे हैं, अगर इसका कलर ग्रीन हो गया, अगर कोई और कलर हो गया तो इसका मतलब कुछ एरर आया। जस्ट सिंपली यही कलर चेंज होगा, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा, ओके। चलिए thus the chemical reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from orange to green। इसको इस तरीके से हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। बिफोर वी गो फर्दर, आगे जाने से पहले वी शुड नो वाई टेम्परेचर चेंजेस टेक प्लेस। अब टेम्परेचर का चेंज क्यों टेक्स प्लेस होता है, मतलब क्यों होता है? टेम्परेचर का भी हम देखते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है तो यहाँ से अगर रिएक्ट किया, ये सब्सटेंस बन गया, ठीक है ना, यहीं तो रिएक्ट कराए थे। ये कैसा था? ऑरेंज था पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड डाले हैं तो ये ग्रीन में चेंज हो गया। तो रिएक्शन कुछ हुआ होगा ना इसके अंदर, तभी तो ये ग्रीन में बदला। तो हम जानते हैं कि बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो वाई टेम्परेचर चेंज टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें टेम्परेचर का चेंज आता है। केमिकल रिएक्शंस ऑफन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। When a chemical reaction produce heat energy, then the temperature of reaction mixture rises। जब भी ये हीट एनर्जी उसमें से मतलब राइज होगी तो जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब इसका कुछ टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा तो इसका 22 डिग्री हो जाएगा, या 21 डिग्री हो जाएगा, या 50 डिग्री हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वो अलग अलग रिएक्शन का डिपेंड करता है किस तरीके से टेम्परेचर इस रिएक्शन में चेंज हुआ है, ओके। हर एक रिएक्शन का अलग अलग टेम्परेचर चेंज होता है। इसको हम लोग 11th में पढ़ते हैं, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से समझते हैं कि ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग 11th में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि चेंज इन क्या हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी मतलब हीट जो है या तो सिस्टम ने क्या कर दी है, इवॉल्व की है ना, मतलब हीट रिलीज़ की है। तो हीट रिलीज़ करना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना, ओके। तो यहाँ पे वही दिया है, प्रोड्यूस करता है, कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी हीट एनर्जी को लेकर के सोल्यूशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो जाता है इसका। देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस। इसी वजह से टेम्परेचर रिएक्शन का क्या हो जाता है, इस रिएक्शन में मिक्सचर का जो है टेम्परेचर राइज कर जाता है, या क्या कह सकते हैं, एंड इट बिकम हॉट। और ये क्या बन जाता है, गर्म हो जाता है। इट्स इन सम केसेस हाउएवर केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। अभी बोला ना, जिसमें इवॉल्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो जो एब्जॉर्ब करेगा, जब केमिकल रिएक्शन एनर्जी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ओके। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स। मतलब मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ, अब यहाँ तो हम जान रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें सोल्यूशन पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, जैसे ही हम सल्यूट डाल दिए कुछ और रिएक्शन हो गया, उसके बाद टेम्परेचर फॉल कर गया। अगर गिर गया टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ है कि एनर्जी उसने ले ली है इस सोल्यूशन की,
कुछ तो एनर्जी सोल्यूशन की होती ही है पहले से ही, हर एक सोल्यूशन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन फॉल्स एंड इट बिकम्स कोल्ड, और कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना, जब भी हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, इट कैन बी राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा रिएक्शन होने के बाद, ओके। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन बाय द टू कॉमन नेम्स, लाइम एज वेल एज क्विक लाइम, ओके। अनदर पॉइंट एक और आप नोटेड करने वाली है, जिसमें कंपाउंड जो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, इज नोन बाय टू कॉमन नेम, इसको हम CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, CaOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, ओके। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, तो ये क्या है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन बाई टू कॉमन नेम्स, लाइम एज वेल एज क्विक लाइम, इसको हम लाइम भी बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। एंड द कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी जो बोला ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ओके। लाइम या क्विक लाइम किसको बोलते हैं CaO को, और CaOH का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ओके। ये नेम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड वी विल नाउ डिस्क्राइब द चेंज इन टेम्परेचर इन केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी केमिकल रिएक्शन में डिस्क्राइब करेंगे कि टेम्परेचर कैसे राइज या मतलब बढ़ेगा या घटेगा, ओके। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ही हुआ या तो बढ़ जाए या तो घट जाए या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। चलिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस तरीके से भी कैरेक्टराइज होता है कई रिएक्शंस। आगे इस सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, अभी से दिमाग में बस आप लोग ध्यान में बैठाते चलिए, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, यानी CaO प्लस H2O, ठीक ना, देन स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड। जैसे यहाँ पे हम अगर आपको लिख करके समझाएं, CaO प्लस यहाँ पे क्या बोल रहा है वाटर H2O, ठीक है। CaO H2O के साथ रिएक्ट करके क्या देगा CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे होल ट्वाइस क्यों आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 होता है और OH माइनस का क्या होता है -1 होता है। तो हम जानते हैं बचपन से पढ़ते हैं, 9th से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब ये 1 इंडेक्स में है, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसको CaOH का होल ट्वाइस लिख देते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम। तो जब हम लोग क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ओके। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर देन स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब इस रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट क्या होती है प्रोड्यूस होती है, मतलब निकलती है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। दिस हीट राइजेस द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट। अब इसी हीट की राइज होने की वजह से, इसी हीट के निकलने की वजह से जो रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सचर मिलता है वो बहुत गर्म हो जाता है। सो वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का रिएक्शन हमने वाटर से किया और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, वो चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, ओके। द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे टर्म आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे भी हीट निकलती हो, रिएक्शन के दौरान हीट निकलती हो, वो क्या होता है एक्सोथर्मिक, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जहाँ पे हीट क्या होती हो एब्जॉर्ब होती हो, तो वो क्या होगा एंडोथर्मिक। उस केस में क्या होता है टेम्परेचर, जो सोल्यूशन फाइनली तैयार होगा उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, घट जाएगा अच्छा,
तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है यहाँ लिखा है, विच मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जब एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस होती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन एज फॉलोज, हम इस तरीके से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, टेक अ लिटिल ऑफ क्विक लाइम इन अ हार्ड ग्लास बीकर। ओके, एक हार्ड ग्लास बीकर में हमने क्या ले लिया, एक हार्ड ग्लास बीकर इस तरीके से होगा कुछ लैब में। तो हार्ड ग्लास बीकर में हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोल रहे हैं। ओके, सेकंड, ऐड वाटर इट स्लोली, धीरे धीरे पानी को डालिए। एक बैग आप डाल देंगे तो वो खतरा हो जाएगा, तो आप पानी को क्या करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, है ना। इसमें धीरे धीरे देखिए यहाँ पे ड्रॉप वाइज दिखा रहा है, धीरे धीरे डाल रहा है। ओके, टच द बीकर केयरफुली, पहले आप टच कर लीजिए बीकर को, इसको पानी डालने से पहले, तो देखेंगे कि नॉर्मल है टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत गर्म नहीं है बीकर का, है ना। उसके बाद जब हम डाल देंगे इसको पानी को थोड़ा सा, फिर टच करके देखेंगे, है ना। केयरफुली टच करना है क्योंकि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट, है ना, इट्स टेम्परेचर इज़ हाई। अब ये क्या हुआ, ये बीकर जो पहले थोड़ा सा नॉर्मल था, अब जब वाटर हमने क्विक लाइम में डाल दिया है, जब ये स्लेग लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे CaOH होल्ड ट्वाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस दौरान ये बीकर बहुत गर्म हो गया। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हमने ये रिएक्शन तो पहले ही पढ़ ली थी इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले में, पहला ही हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक था यही था इवोल्यूशन ऑफ गैस में। तो उसमें क्या था, जिंक के हमने दाने लिए थे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी और उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, उसी को डाइल्यूट बोलते हैं। जैसे डाइल्यूट कहने का मतलब क्या है कि 0.01 मोलर हो, 0.02 मोलर हो, है ना। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर 0.2 मोल हो तो 1 लीटर का सोल्यूशन है। इस तरीके का कुछ मोलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप लोग आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ तो उसकी ज़रूरत इतनी नहीं है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने किस में डाला था, जिंक ग्रेन्यूल पे, जिंक के दाने पे, मतलब जिंक का जो मेटल होगा उसका दाना लिया और उस पर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और क्या निकला उसमें से, हाइड्रोजन गैस निकला। इफ़ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ फाउंड टू बी वार्म। और उसी रिएक्शन में अगर हमने एक और ऑब्जर्वेशन की होती कि हमने जिंक ग्रेन्यूल लिया होता किसी बीकर में, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता, और उस दौरान हम किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे जा रहे थे कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर उसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व किए होते हैं, उस बीकर को रिएक्शन होने के बाद अगर हम टच करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता, मतलब गर्म हो जाता, विच मीन्स दैट टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसका मतलब उस रिएक्शन में भी क्या हो रहा था, टेम्परेचर राइज हो रहा था। Thus the chemical reaction between zinc granule and dilute sulfuric acid is also characterized by a change in temperature। तो हम लोग जिंक ग्रेन्यूल का जब रिएक्शन कराए थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो उसको हम हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, मतलब गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको हम चेंज इन हीट या चेंज इन टेम्परेचर के भी बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिलीजेज अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। अब अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखें जिसमें कार्बन क्या होता है, C, ठीक है ना, कोई भी मतलब जैसे ज़्यादातर चीज़ें जो है ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं इसको, कार्बन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, हाइड्रोकार्बन वगैरह, ये भी सब 11th-12th की बातें हैं, ठीक है ना। सिंपली समझ लीजिए कार्बन क्या होता है, कार्बन के कई सब्सटेंस बने होते हैं, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया और डायमंड हो गया और बकमिंस्टर फुलरेन हो गया। कार्बन का ही तो मतलब ऑर्गेनिक के सारे पार्ट्स लगभग जैसे कार्बन से ही बने होते हैं, ठीक है ना। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें कार्बन का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन बर्न्स इन एयर। अब कार्बन हमने लिया, उसको कहाँ जला दिया, एयर में। एयर में जलाने का मतलब है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देना, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को अगर हमने कार्बन दिया, इसको क्या कर दिया, एयर देने का मतलब ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जलता है, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे इस रिएक्शन को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वी विल नाउ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब हम एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं
अभी तक जितना भी रिएक्शन हमने देखा है चेंज इन टेम्परेचर में, उसमें हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब टेम्परेचर जो है सोल्यूशन का राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। अब हम ऐसा केस लेने जा रहे हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी का मतलब क्या है कि उसका जो टेम्परेचर फाइनली होगा रिएक्शन के बाद घट जाएगा, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यू टू विच द टेम्परेचर फॉल्स। इसके कारण क्या होता है, हीट अगर एब्जॉर्ब होगी किसी रिएक्शन में तो टेम्परेचर क्या करेगा, घट जाएगा। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, BaOH का होल ट्वाइस। बेरियम का देखिए जब ये बेरियम अपने आयन के फॉर्म में आता है तो 2+ आता है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड अभी बताया है -1, यानी कि 2 नीचे जाएगा और 1 इधर आएगा, तो 1 को लिखते नहीं है, OH का होल ट्वाइस, लेकिन इसको हमको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, इसको बाहर लिखते हैं। ओके, ये तरीका होता है, BaOH का होल ट्वाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, देखिए ये अमोनिया होता है NH3, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये अमोनिया होता है। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, सभी लोग जानते हैं 5 होती है। ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, यानी कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है और एक लोन पेयर बच जाएगा। जो लोन पेयर बचेगा उससे ये सीधे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, उसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन इसका तरीका अलग होता है। जनरली देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक और हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक और हाइड्रोजन, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की आपस में क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। तो NH3 बन गया अमोनिया, लेकिन एक लोन पेयर जो है यहाँ पे बच गया। अब कोई H+ इसके पास आ जाए, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा इसको, है ना, और साथ में बॉन्ड बना करके क्या बन जाएगा, NH4+। ओके, अब हम जानते हैं Cl किस फॉर्म में मिलता है, क्लोराइड आयन के फॉर्म में। अब Cl- और NH4+ का मिलान करा देंगे हम लोग, तो NH4Cl बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। नाइट्रोजन याद रखिएगा कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ऐसे सिंपली 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना अगर आप समझ गए बहुत है, इतना भी नहीं समझ पाए तो जो लाइन में पढ़ रहा हूँ उसको समझिए ठीक है। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करें कहाँ, अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है, टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है उसको हमने कहाँ लिया है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। अमोनियम क्लोराइड आपको लैब में मिल जाएगा, है ना, उसमें क्या ऐड करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ये भी आपको लैब में मिलेगा। एंड मिक्सड विद अ ग्लास रॉड, अब ग्लास रॉड को लेकर के ऐसा कुछ रॉड होगा, उसको ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे टेस्ट ट्यूब में ही देन बेरियम क्लोराइड अमोनियम देन बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब क्या होता है, बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इस रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए बोला है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस है, प्लस अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है। जब इसको हम, ये सोल्यूशन था मेरे पास किसमें, NH4Cl मेरे पास किसमें था, टेस्ट ट्यूब में था। बेरियम हाइड्रोक्साइड उस टेस्ट ट्यूब में डाला और थोड़ा सा ग्लास रॉड से क्या किया, स्टिर किया, मतलब हिलाया, तो मिक्स करने के बाद क्या मिलता है हमको, बेरियम क्लोराइड मिलता है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, BaCl2, क्योंकि हम जानते हैं Cl पे 1 माइनस होता है और Ba पे 2+ होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक ना। आयन का आप लोग क्रिस क्रॉस मेथड से सीखे होंगे 9th में, हो जाता है। अच्छा, बेरियम क्लोराइड के साथ साथ क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, NH3। अब यहाँ पे लोन पेयर दिखाएं ना दिखाएं बात बराबर, वो समझ लेना है आप लोगों को, और प्लस वाटर मिलेगा। इस तरह की रिएक्शन होती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड देता है, अमोनिया देता है, और हमको तीसरा प्रोडक्ट वाटर देता है। ओके, चलिए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया हमने अमोनियम क्लोराइड में, जो कि अमोनियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में लिया था, उसको मिक्स किया, ग्लास रॉड से हिलाया, तो क्या मिला हमको, बेरियम क्लोराइड मिला, अमोनिया मिला, और क्या मिला, वाटर मिला, ठीक है ना।
अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। लैब में ही बंसन बर्नर होता है, उससे हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, है ना। इसमें कोई टेम्परेचर अपने आप नहीं होगा ये, है ना। ज़्यादातर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप हो जाती है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या है, हमको हीट लगातार कॉन्स्टेंटली देनी पड़ेगी उसको। तो कहाँ से ये हीट देंगे हम लोग, बंसन बर्नर जो कि लैब में होता है उससे हम लोग हीट करते जाते हैं। तो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मतलब वो ले रहा है एनर्जी, जो सोल्यूशन बन रहा है, जो रिएक्शन हो रही है उसमें एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, मतलब हीट के फॉर्म में। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी। तो एनर्जी के फॉर्म में हम लोग हीट दे रहे हैं रिएक्शन के दौरान, ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स एंड द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वेरी कोल्ड। अब इस रिएक्शन के बाद क्या होती है, अगर इसको हम हीट ना करना चाहें तो वो हीट कहाँ से लेगा, उसी सोल्यूशन के पास जितनी एनर्जी होगी ना, वो हीट लेकर के क्या करेगा, अपना टेम्परेचर कम कर लेगा। ऐसे समझिए आप लोग। जैसे कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उसको तो हम लोग बंसन बर्नर से हीट करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, क्यों टेम्परेचर डाउन कर जा रहा है, क्योंकि उसको जितनी रिक्वायर्ड हीट चाहिए थी वो सोल्यूशन से ही ले रहा है। अब जब सोल्यूशन से ही हीट ले लेगा तो क्या हो जाएगा, आपका उसका सोल्यूशन का टेम्परेचर गिर जाएगा। जैसे आपके आइस हाथ पे यहाँ आइस रख दिया जाएगा, आइस का क्यूब, तो आइस का क्यूब ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि आइस का क्यूब क्या करता है, हमारी ही बॉडी से टेम्परेचर हीट को ले लेता है और टेम्परेचर हमारे बॉडी का क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए हमको वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड सेंसेशन होता है, ठंडा लगता है। बात समझ में आई। तो इस रिएक्शन में जब हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को NH4Cl के सोल्यूशन में डाला तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो जो सोल्यूशन मिला उसके बॉटम पे हमने टच किया, देखा कि इसका तो टेम्परेचर क्या हो गया है, फॉल कर गया है, ठीक है। Thus the chemical reaction between barium hydroxide and ammonium chloride to form barium chloride, ammonia and water is characterized by change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर मतलब यहाँ क्या कहने का मतलब, चेंज इन टेम्परेचर चाहे बढ़े या घटे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉल कर रहा, मतलब गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है। इट मीन्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है, विच मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाई अ चेंज इन स्टेट। ये पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, जब वैक्स को हम जलाते हैं, ठीक है ना, मोम को अगर हम जला दें इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्स कैंडल, एक कैंडल के फॉर्म में अगर हम उसको जला देते हैं तो ये आप ये कभी नहीं समझिए कि इसका जो ये कैंडल का वैक्स है वो जलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। अगर हम वैक्स को जला देंगे तो क्या मिलेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो यहाँ वाटर कहीं दिखता है, नहीं दिखता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वाटर दिखे। वाटर का एक और फॉर्म होता है H2O का, वेपर फॉर्म में भी होता है। देन द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। इस रिएक्शन के दौरान क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, कार्बन को, जिसमें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें कार्बन हो, अगर जलेगा तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में हमने ऑक्सीजन दी है। लेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड कराई है तो क्या बनता है, कार्बन के जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। हमने क्या जलाया है, वैक्स को जलाया है, ठीक है ना, मोम को जलाया क्या बन रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है। वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे कोई वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। नाउ वैक्स इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ओके, इस दौरान क्या होता है, कुछ तो मतलब वेपर के फॉर्म में रह जाएगा और कुछ इसी के लिक्विड में मर्ज हो जाएगा। ओके, दोनों चीज़ हो सकता है। चलिए, लिक्विड में भी तो यहाँ पे लिक्विड जो गिरता है उसमें भी तो कुछ वाटर रहेगा, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हैं। तो वैक्स इज सॉलिड, वैक्स क्या था, सॉलिड था। वाटर क्या है, लिक्विड है। वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कुछ मात्रा में यहाँ पे H2O भी इवॉल्व होगा वेपर के फॉर्म में, लेकिन क्या है, मेनली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि दिखाना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द अच्छा, नाउ वैक्स इज सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन ऑफ वैक्स, वैक्स के कंबशन रिएक्शन, जब भी कोई चीज़ जलाते हैं तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शंस ऑफ वैक्स
द फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। अब इसका जो सॉलिड था, मेन बात यही ध्यान रखने वाली है, मूंग जो हमने सॉलिड लिया था, इसको जब हम जला रहे हैं तो लिक्विड भी मिल रहा है और गैस भी मिल रहा है। ओके, लिक्विड whereas carbon dioxide is gas. This means that during combustion reaction of wax the physical state changes from solid to solid से liquid और गैस में बदल जा रहा है। Thus the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid. अब combustion reactions को हम क्या कर सकते हैं, characterize कर सकते हैं by change in state। अब state इसमें change हो रहा है, solid से liquid जा रहा है और liquid के साथ साथ इसमें गैस भी मिल रही है। Because wax is a solid, water is formed by the combustion of wax is liquid। water किस फॉर्म में, लिक्विड में at room temperature, whereas carbon dioxide produces by the combustion of water is a gas। देखिए, अगर यहाँ से कुछ गर्म होकर के वाटर निकला तो इधर लिक्विड के फॉर्म में निकल जाएगा, लेकिन अगर वो कहीं पे यहाँ पे पड़ गया और मतलब उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है ना, तो अगर उतना टेम्परेचर इसको मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, वाटर भी वेपर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न क्या है कि मेरा लिक्विड में वाटर है, गैस किस में है, मतलब गैस क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, यानी सॉलिड से लिक्विड भी बना और गैस भी बना, यानी कि स्टेट का चेंज हो रहा है। सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे स्टेट का चेंज हो जा रहा है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, और रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है H2O होता है, वो लिक्विड फॉर्म पे होता है। रूम टेम्परेचर क्या होता है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं लिया जाता है, कहीं 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, वो आगे की बातें हैं। अभी 10th में आप लोगों को इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is gas. Okay, there are some chemical reaction which can show more than one characteristics। और आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि 5 में से एक ही हो सकता हो 5 में से एक से ज़्यादा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसमें चेंज इन कलर भी हो रहा हो और मतलब एक्सोथर्मिक भी हो, मतलब हीट भी प्रोड्यूस हो रही हो, तो इस तरीके की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या तीनों हो सकती है, गैस भी इवॉल्व हो रहा हो, फेज भी चेंज, मतलब स्टेट भी चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर भी फॉल या राइज हो रहा हो, इस तरीके की एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसी रिएक्शन की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने पिछली बार बताया है कि जिंक ग्रेन्यूल और सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है और चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सिमिलरली द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, के आई का हमने सोल्यूशन ले लिया और लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी और लेड नाइट्रेट भी दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब क्या होता है, शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है एंड चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो। अच्छा देखिए, इसको अगर हम ऐसे समझाना चाहें कि हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है, ठीक है, ये आई ले लिया है, प्लस लेड नाइट्रेट लिया है ना। देखिए पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस क्यों लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि NO3 माइनस होता है, नाइट्रेट आयन होता है, और Pb2+ होता है, तो 2+ के लिए 2 नाइट्रेट आयन चाहिए, इसलिए PbNO3 होल ट्वाइस लिया है मैंने। तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों क्या है, ये अपनी जगह कलरलेस है, ये अपनी जगह कलरलेस है। लेकिन जो पोटेशियम आयोडाइड है उसमें कौन कौन से आयन होते हैं, K+ होता है और I- होता है। लेड नाइट्रेट में क्या होता है, Pb2+ होता है और NO3- होता है। अच्छा, इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ये वाला जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा और ये जो आयोडीन है वो लेड के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा रिएक्शन में, और क्या बनेगा, लेड PbI2 बनेगा। ओके, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो जो लेड आयोडाइड बना, इसी की वजह से क्या हो जाता है, सोल्यूशन का कलर येलो हो जाता है। ओके, देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड जो होता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है एंड चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो, और क्या हो जाता है, देखिए प्रेसिपिटेट बनाना भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और कलर चेंज करना भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो इस रिएक्शन में जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हम लेड नाइट्रेट से करते हैं तो इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है, इस तरीके का जो सोल्यूशन बनता है, उसमें एक तो प्रेसिपिटेट भी बना और कलर भी चेंज हुआ। ओके, कलर भी चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, यानी कि इस रिएक्शन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स छिपी हुई है। ओके अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। सो अभी तो टाइम आप लोग का हो गया है, ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। तो अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी केमिकल इक्वेशन में जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, बताई जाएंगी, उसको ध्यान से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है, बार बार देखिए, देख करके समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा केमिस्ट्री को रटने के चक्कर में पड़ता है वो परेशान होता है, आप रटेंगे नहीं। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ एकदम सिंपल वे में आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आपके समझ में आ जाएगा तो बाद में पढ़ते पढ़ते अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री को रटने के पीछे जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं, तो सब कुछ रटना हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें बार बार समझने से अपने आप याद हो जाती हैं। पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन का आप लोग ये मत सोचिए कि लॉकडाउन में हम लोगों को आराम करना है, ये आराम करने का समय नहीं है। 10th है आप लोगों का, मजाक नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छा करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों को रेगुलर लेक्चर इसी तरीके से देता रहूँगा और एकदम सिंपल वे में दूंगा। एक एक लाइन आपको एकदम सिंपली एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से आगे कोशिश करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, लेकिन मेरा तभी बूस्ट होगा मोरल जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे वीडियोस पे व्यू अच्छे आएंगे तो मुझे लगेगा हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप लोग कमेंट करिए बहुत ज़्यादा, मेरा नाम करिए, इससे कोई मुझे मतलब नहीं। आप लोग पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए, बढ़िया से आप लोग मार्क्स लाइए अपने बोर्ड में, यही मेरी कामना है। ओके, धन्यवाद।